हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं सतीश सर आज आप सबके लिए केमिस्ट्री का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो आपके इस बार के बिहार बोर्ड एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आने वाले एग्जाम की जितने भी महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, जो साइंस पोर्शन का है, वो मैं करवाने वाला हूं। तो बच्चों, ये केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव का पहला वीडियो है, तो ध्यान से देखिएगा। और अब मैं बच्चों रेगुलर रूप से प्रत्येक 1 या 2 दिन पे केमिस्ट्री का जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चंस हो, वो मैं लेकर आऊंगा। और बीच बीच में फिर मैं फिजिक्स का भी क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। तो प्यारे बच्चे, सभी जल्दी से जुड़ जाइए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बच्चों, मैं आपको आज सबसे पहला क्वेश्चन क्या करवाने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बिहार बोर्ड एग्जाम जो इस बार होने वाला है 2026, उसके लिए ये वीवीआई एकदम वीवीआई क्वेश्चंस हैं वो करवा रहा हूं, जो क्लास 10th के साइंस का है ना बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। बच्चों, आप जानते हैं चीनी का रासायनिक सूत्र होता है क्या। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है बच्चों C12H22O11। बच्चों, ये देखिए किस ऑप्शंस में आपको दिख रहा है। तो पहला ऑप्शन है CH3COOH, ये एकदम से आंसर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है C6H12O6, ये बच्चों चीनी का सूत्र होता है, सॉरी ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, लेकिन हमको पूछा है चीनी का। तो चीनी का आंसर सी में ऑप्शन दिया गया है C12H22O11। बच्चों, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, C4 चाइना। उम्मीद है कि ये आपको याद रखना है। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र आपको पूछा है। जरा बताइए मुझे, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। आप सबको पता है सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4। तो जरा देखिए किस ऑप्शन में है। पहला ऑप्शन HH2O है, ये तो एकदम से आंसर नहीं होगा। दूसरा H2SO4। तो भाई साहब, आपको जो सही आंसर है वो देखने को मिल गया ऑप्शन नंबर बी में, H2SO4 एकदम से सही आंसर हो जाएगा। ये दोनों सही आंसर नहीं होगा। चलिए जल्दी से अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। आप सभी को जल्दी से इसका आंसर बताना है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग क्या होता है। तो बच्चों, इसका याद रखिएगा, धुएं का रंग ब्राउन होता है। कैसा होता है बच्चों, ब्राउन मतलब भूरा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के यदि धुएं का रंग पूछे तो याद रखना ब्राउन भूरा होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, A4 एप्पल। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। आपको इसमें वो आंसर टिक करना है जो संतुलित नहीं है। कितने बच्चे इसमें पता है क्या करेंगे, एकदम शुरुआत में देखेंगे अच्छा संतुलित है पूछ रहा है, नहीं को भूल जाएंगे और तुरंत से चेक करेंगे अच्छा 2H2O2 2H2, अच्छा संतुलित है, तुरंत से आंसर लगा देंगे ए। भाई साहब, इतने हड़बड़ी में अगर आंसर टिक लगाओगे ना, यकीन मानो आप 1 नंबर खो दोगे। तो आपको एकदम क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ना है, तब इसका आंसर देना है। आपको यहां पूछ रहा है कि कौन से समीकरण संतुलित नहीं है। तो पहला अगर मैं समीकरण देखूं तो पहला समीकरण क्या है, 2H2 + O2, 2H2O। यहां देखो हाइड्रोजन की संख्या 4 है और इसमें भी देखो 2 दूना 4 है, हाइड्रोजन तो संतुलित है। O2 यहां लिखा हुआ है, मतलब ऑक्सीजन की संख्या 2 है और यहां भी ऑक्सीजन की संख्या 2 है, मतलब पहला समीकरण संतुलित है, मतलब पहला आंसर हमारा नहीं होगा। दूसरे में आते हैं, 2KClO3। बच्चों अगर देखो पोटासियम
तो इसकी परमाणु मतलब इसके परमाणु की संख्या 2 है, मतलब इसमें 2 परमाणु है पोटासियम की, यहाँ भी पोटासियम की 2 परमाणु। क्लोरीन की बच्चों 2 परमाणु, क्लोरीन की 2 परमाणु। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की तो 3 दूना कितना 6, ऑक्सीजन की 6 परमाणु, 3 दूना 6, मतलब ऑक्सीजन का इसमें भी 6 परमाणु है। तो दोनों तरफ ये संतुलित है, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी की, तो इसमें देखो हाइड्रोजन 2 है, यहां भी हाइड्रोजन 2 है बच्चों, यहां Cl2 है, लेकिन यहाँ केवल Cl है। Cl के यहाँ केवल 1 परमाणु है, यहाँ 2 परमाणु देखने को मिलता है। मतलब ये जो समीकरण है ना आपका, ये एकदम से संतुलित नहीं है। तो बच्चों आप सभी का आंसर हो जाएगा C4 चाइना, जो कि संतुलित नहीं है। आप इसको यदि चेक करोगे तो ये एकदम से आपको संतुलित समीकरण मिलेगा। चलिए, उम्मीद है कि यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका खरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। आपको खरिया के बारे में पूछा है बच्चों। खरिया, अब जानते हैं खरिया क्या होता है। आप स्कूल जाते हो तो स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर बच्चों चौक से जो लिखा जाता है ना, चौक याद है, आप बचपन में स्कूल जाते थे। वैसे तो आजकल स्कूल में भी डिजिटल बोर्ड लग गया है, या फिर अगर डिजिटल बोर्ड नहीं हो तो व्हाइट बोर्ड अधिकतर स्कूल में लग गए हैं। लेकिन अभी भी अगर आप गांव के स्कूल में जाओगे तो वहां भी ब्लैक बोर्ड चलता है, और ब्लैक बोर्ड पर जिस चौक से लिखा जाता है भाई साहब, उसी चौक को खरिया कहा जाता है। उसी चौक को क्या कहा जाता है? खरिया। याद रहेगा। तो चौक का और क्या नाम है? अगर इसका रासायनिक नाम देखो तो बच्चों इसका रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और तब इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaCO3। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaCO3। आपको केमिकल फॉर्मूला ही पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा C4 चाइना। इस क्वेश्चन में मैंने आपको 3 चीजें बताया। क्या क्या भाई साहब की खरिया वास्तविक में होता क्या है? तो खरिया चौक को कहा जाता है जिससे ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, और चौक को ही आप कैल्शियम कार्बोनेट कह सकते हो। और अगर इसे कैल्शियम कार्बोनेट कहोगे तब इसको आप CaCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। चलिए, उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ आपको शायद क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो मैं पढ़ के सुना देता हूं। बच्चों इस क्वेश्चन में लिखा गया है आपको कि ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला कौन सा है, ये पूछा है। याद करो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। लेकिन यदि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र पूछे तब उसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। क्या होता है बच्चों? पहला ऑप्शन है C2H5OH, एकदम नहीं होगा। C6H6O6 एकदम नहीं होगा। C4 चाइना इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या? C6H12O6। उम्मीद है कि ये चीजें आपको पसंद आया होगा। चलिए, C4 चाइना इसका सही आंसर होगा। आप सभी टिक लगा लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ यदि मैं बढ़ूं तो देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? बच्चों आपको बताना है कि कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए, कली चूना को अंग्रेजी में क्विक लाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्विक लाइम। बच्चों यदि आप कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ोगे तो आपको मिलता है क्विक लाइम, जिसे आप CaO कहोगे, कैल्शियम ऑक्साइड कहोगे। क्या कहोगे? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसी को हिंदी में कली चूना और अंग्रेजी में क्विक लाइम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्विक लाइम। तो इसका रासायनिक सूत्र पूछा है तो क्या हो जाएगा? CaO हो जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। क्या याद रहेगा आपको? अगर इससे पहले मैंने आपको खरिया बताया था, खरिया चौक को कहा जाता है, उसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी कह सकते हैं। उसका केमिकल फॉर्मूला CaCO3 होता है। और यदि मैं बच्चों कहूं कली चूना, तो कली चूना क्विक लाइम को कहा जाता है और इसका फॉर्मूला CaO होता है।
चलो, इतना बार दोहराने का फायदा आपको मिलना चाहिए बच्चों, चीजें याद हो जानी चाहिए एक ही बार वीडियो को देखने से। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है भाई साहब आपके सामने, निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है? देखिए, इससे पहले वाले प्रश्न में आपको पूछा गया था कि कौन समीकरण संतुलित नहीं है, और इस समीकरण में आपको पूछा गया है कि कौन समीकरण संतुलित है। तो इन बातों पर ध्यान देना है खास करके कि संतुलित है पूछा गया है कि संतुलित नहीं है पूछा गया है। बच्चों, पहला है Mg प्लस O2 बराबर MgO। तो देखो, मैग्नीशियम की संख्या यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, चलो ये तो संतुलित है। O2 यहाँ केवल O, ऑक्सीजन संतुलित नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ें तो Zn एक ही है, Zn यहाँ भी 1 है। H2SO4 में देखो हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ देखो हाइड्रोजन केवल 1 है, मतलब ये भी संतुलित नहीं है। अगर हम तीसरे ऑप्शन पर चलें तो Fe प्लस Cl2, देखो Fe एक ही है और यहाँ भी एक ही है। क्लोरीन देखो यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ क्लोरीन कितना है? 3, मतलब ये तीनों आंसर तो नहीं हो सकता है। और जाहिर सी बात है, जब 3 ऑप्शन नहीं हुआ तो आंसर तो हमारा चौथा ऑप्शन होगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितना है? 1 है। एकदम ऑप्शन गलत दिया है का जी? भाई साहब, ऑप्शन ए टाइपिंग में मिस्टेक किया है। यहाँ पर वास्तव में क्या है भाई साहब? देखो, वास्तव में यहाँ पर ऐसा था। मैं आपको करेक्ट आंसर इसका बताता हूँ, इसका मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताता हूँ। यहाँ पर क्या था? देखो, यहाँ था आपको H2 प्लस Cl2 बराबर 2HCl, ये चौथा ऑप्शन था। अब अगर ये चौथा ऑप्शन है तो अब ध्यान से देखिए भाई साहब कि इसमें हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है। अगर यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन तो संतुलित है, और Cl2 मतलब क्लोरीन की संख्या यहाँ 2 है और क्लोरीन की संख्या यहाँ भी 2 है। तो भाई साहब ये चौथा ऑप्शन इसका एकदम से सही हो जाएगा, D4 दिल्ली। मतलब ये समीकरण इसमें एकदम से क्या है? संतुलित है। उम्मीद है कि ये चीज आपको पसंद आया होगा। चलिए, अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है? फिर इस बार पूछा है इसमें संतुलित समीकरण बताइए कौन सा होगा। सेम ऑप्शन दे रखा भाई साहब, है ना? इसमें भी वही गलतियां किया हुआ है, तो आपको ध्यान देना है। चलिए, इस बार देखते हैं ऑप्शन में Mg प्लस O2 MgO। देखिए, यहाँ देखिए पहला ऑप्शन है आपका क्या? Mg प्लस O2, ये तो संतुलित है नहीं। इस बार सेकेंड ऑप्शन में देखिए तो कुछ चेंजेस किया हुआ है। इस बार Zn प्लस H2SO4, Zn यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। S 1 है, यहाँ भी S 1 है। O 4 है, O यहाँ भी 4 है। H2 है, यहाँ भी H2 है। भाई साहब, इस बार आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? B4 बॉम्बे, क्योंकि ये समीकरण इस बार संतुलित दिया गया है। हो सकता है पीछे वाले क्वेश्चन में भी टाइपिंग मिस्टेक में होगा, तो मैंने उसमें इस क्वेश्चन को सही करवाया था। यहाँ पर मैंने क्या ऐड करवाया था? 2 ऐड करवाया था। लेकिन ध्यान रखना, इस बार मैंने इसमें 2 ऐड नहीं करवाया, इसलिए इसका सही आंसर इस बार क्या हो गया? बी। इसमें टाइपिंग सही दिया गया है। चलिए, अगले क्वेश्चन पर हम लोग यदि बढ़ें तो आप मुझे बताओ अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपका है समीकरण CaCO3। यहां पर क्या लिखा गया है भाई साहब? CaCO3। ओके, CaCO3 ये सॉलिड है, ये टूटता है CaO और CO2 में। आपको पता है कि CaO ये इसे बच्चों क्विक लाइम कहा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड कहा जाता है। देख रहे हो, कैल्शियम कार्बोनेट, ये चौक जिसे आपने खरिया कहा था, यही जब टूटा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया, और खरिया को टूटने से ही तो क्विक लाइम कली चूना बनता है। नहीं बताए थे कि नहीं बताए थे? लेकिन पूछ का रहा है कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। भाई सब ऑप्शन में देखिए तो वियोजन है। वियोजन का मतलब होता है टूटने वाला अभिक्रिया। वियोजन का मतलब क्या होता है भाई साहब?
टूटने वाला अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है जुड़ने वाला अभिक्रिया। उभयगामी विस्थापन के बारे में अभी मत पढ़िए। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, चीजें जुड़ रहा है कि टूट रहा है। तो भाई साहब एक तो था हमारे पास, इसी को तोड़ के दो गो बनाए हैं, CO3 को तोड़े हैं तो CaO और CO2 बनाए हैं। टूट रहा है तो याद रखिएगा वियोजन। जब टूट रहा है मतलब अलग जा रहा है, टूट रहा है मतलब क्या हो रहा है भाई साहब, अलग जा रहा है, वियोग में दूर जा रहा है, और दूर जा रहा है तो वियोजन। क्या होगा भाई साहब, वियोजन। इसका सही आंसर वियोजन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर अगर हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। अच्छा, कौन सा कथन सही है पूछ रहा है आपको। कह रहा है 2Cu + O2 बन रहा है 2CuO, एकदम सही, संतुलित भी है। कह रहा है कि क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अवकरण हो रहा है, कॉपर का नाइट्रेशन हो रहा है, ए और बी दोनों। देखिए अगर आप ऑक्सीकरण और अवकरण पढ़े हैं तो इतना तो पढ़े होंगे कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीजन का हटना किसी भी परमाणु से उसका अवकरण कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए बेचारा कॉपर अकेले था, ऑक्सीजन आके इसमें जुड़ गया, तो ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन अगर दोस्ती कर लिया तो तुम्हारा ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना अवकरण। याद रहेगा, याद रखना है। तो बच्चों इसमें ऑक्सीजन कॉपर में जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण हो किसका रहा है, कॉपर का, तो A फॉर एप्पल इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइए याद रहेगा कि नहीं रहेगा, एकदम रखना है याद। अगले क्वेश्चन पर अगर हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन क्या है जरा बताइए तो। कह रहा है निम्न में से कौन अवकारक है। देखिए अवकारक का मतलब क्या होता है, अवकारक का मतलब होता है जो अवकरण कराता है, और ऑक्सीकारक का मतलब जो ऑक्सीकरण कराता है। तो ध्यान रखिएगा ने, LIC कराने वाला LIC एजेंट। तो बच्चों इसी तरह जो अवकरण कराता है उसको हम लोग रिडक्टिव एजेंट कहते हैं, या रिडक्शन एजेंट भी कह सकते हैं, हिंदी में इसको अवकारक कहते हैं। तो बताइए इसमें कौन अवकरण कराता है। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड तो कराएगा नहीं, ऑक्सीजन तो कराएगा नहीं, H2S तो कराएगा नहीं। तो याद रखिएगा जो अवकरण है वो कराता कौन है, H2। कौन कराता है भाई साहब, H2। ध्यान में रहेगा कि नहीं रहेगा, एकदम याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर अगर हम बढ़ें, अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, कॉपर ऑक्साइड को अगर हाइड्रोजन को उसके साथ जोड़ेंगे तो बनता है कॉपर प्लस जल। अच्छा, इसका अभिक्रिया कराने पर कह रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया। ऑप्शन है उपचयन, अपचयन, उदासीकरण, रेडॉक्स। भाई साहब यहाँ देखो इससे ऑक्सीजन हटियो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है कॉपर ऑक्साइड से, तो यहाँ तो रिडक्शन हो रहा है न। लेकिन यहाँ एक बात देख रहे हैं, ऑक्सीजन आके में जुड़ियो रहा है, ऑक्सीजन आके अगर इनमें जुड़ियो रहा है हाइड्रोजन में, तो मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। याद करें आप लोग कि वैसी अभिक्रिया जहाँ पर ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेडॉक्स। D फॉर दिल्ली इसका सही आंसर होगा। चलिए उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा। अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग, तो अगला क्वेश्चन क्या है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया। ये क्वेश्चन मैंने पीछे वाले वीडियो में भी करवाया जब मैंने मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाया था। बच्चों साग सब्जी जब विघटित होता है ना तो उससे ऊर्जा मुक्त होती है, और जब उष्मा ऊर्जा किसी भी अभिक्रिया के दौरान निकलती है तो उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। एकदम C फॉर चाइना इसका सही आंसर हो जाएगा, B में नहीं लगा देना उष्माशोषी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है उपचयन वह क्रिया है जिसमें, उपचयन वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का डैश, इलेक्ट्रॉन का त्याग, हाइड्रोजन का वियोग सभी। यहाँ देना है क्या, देखिए ऑप्शन अधूरा छोड़ दिया आपका। ऑक्सीजन का क्या होना, ऑक्सीजन का चलिए दे दीजिए उपचयन। देखिए बच्चों उपचयन को आप कह सकते हैं ऑक्सीकरण, उपचयन को आप क्या कह सकते हैं, ऑक्सीकरण, और इसी को अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो मैं आपको बताता हूं, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, जहां ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है।
ऑक्सीजन क्या होता है, जुड़ता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन निकलता है तब भी उसको ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, तब भी उसको ऑक्सीडेशन ही कहते हैं। लेकिन अगर बात रिडक्शन की हो, भाई साहब इस चीज को याद रखना, एक ही बार में आप समझ जाना, दोबारा नहीं बताने वाला हूं। इसी को अवकरण कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, अवकरण, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है अपचयन। क्या ये चीजें याद रहेगा आपको? मैंने आपको क्या क्या कहा कि उपचयन कहा जाता है ऑक्सीकरण को, ऑक्सीकरण को ही अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन कहा जाता है, और रिडक्शन को अवकरण कहा जाता है हिंदी में, और एक इसका दूसरा नाम अपचयन होता है। उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण, अपचयन का मतलब अवकरण। याद रहेगा, रट लो। क्या? उपचयन को ऑक्सीकरण, अपचयन को अवकरण, और इसी को अंग्रेजी में रिडक्शन कहा जाता है। ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीजन अगर हटेगा तो रिडक्शन होगा। न, अगर ऑक्सीजन हटेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, सॉरी, अगर हाइड्रोजन हटेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर हाइड्रोजन जुड़ेगा तब उसका रिडक्शन होगा। इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब याद रखिएगा अवकरण। एकदम टेबल को याद रखना है। तो बताइए, कह रहा है उपचयन वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना भी होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग भी होता है। तो भाई साहब तीनों आंसर सही है, इसलिए आपको लगाना है सही आंसर डी में कि सभी इसमें से होता है। चलिए, ऑक्सीडेशन से क्वेश्चन पूछा था, मैंने आपको रिडक्शन का भी बता दिया। चीजें याद रखिएगा, आगे क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। अगले क्वेश्चन पर अगर मैं चलूं तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, Na2SO4 प्लस BaCl, BaSO4 प्लस 2NaCl, यहाँ BaCl2 होना चाहिए, यहाँ क्या होगा बच्चों, BaCl2। चलिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है किस प्रकार की अभिक्रिया। भाई साहब ध्यान से दो, तो यहाँ Na2SO4, बच्चों यहाँ देखो SO4 जो है वो बेरियम के साथ संयोग करता है, और Na2 और Cl2 मिलके ये अलग तरह का कंपाउंड बनाता है। मतलब SO4 यहाँ चल जाता है, Cl2 यहाँ आ जाता है, मतलब एक दूसरे से क्या करता है, आयन का आदान प्रदान कर लेता है ना। SO4 ये नेगेटिव आयन है, Cl2 भी नेगेटिव आयन है, दोनों एक दूसरे से आयन का आदान प्रदान कर लेता है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया ना, यहाँ ये भी इसको दे रहा है कुछ, वो भी उसको कुछ दे रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो इसी को हिंदी में आप द्विविस्थापन अभिक्रिया कह सकते हो। क्या कह सकते हो, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो अगला क्वेश्चन क्या है, Zn प्लस CuSO4, यहाँ क्या होना चाहिए, Zn प्लस CuSO4 बराबर ZnSO4 प्लस Cu। यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार है। भाई साहब देखो, Zn क्या कर रहा है, कॉपर को रिप्लेस कर रहा है। Zn क्या कर रहा है, कॉपर को रिप्लेस कर रहा है ना। अगर कॉपर को रिप्लेस कर रहा है मतलब कॉपर को हटा के उसका स्थान ले रहा है, तो मतलब विस्थापित कर रहा है, विस्थापन अभिक्रिया होना चाहिए। एक के बार विस्थापन हो रहा है तो एकल विस्थापन कह सकते हो। ऑप्शन में अगर विस्थापन है तो आप इसमें टिक लगा दो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उस उत्पन्न आग की लौ होती, याद करिएगा, एकदम ब्राइट व्हाइट होता है। कैसा होता है, ब्राइट व्हाइट, चमकीला होता है, लेकिन व्हाइट कलर का, व्हाइट में भी एकदम चमकीला, देखा नहीं जाएगा, एकदम चकाचौंध न। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद, मतलब लोहा का मतलब याद रखना है Fe, लोहा का मतलब क्या याद रखना है, Fe। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। जाहिर सी बात है कि ऐसा विलयन होगा, उसमें ध्यान दीजिएगा, जिस विलयन में से एक ऐसा धातु होगा जो लोहा से कम क्रियाशील है। तो लोहा क्या किया होगा, Fe उस धातु को रिप्लेस कर दिया होगा, वहां पर विस्थापन अभिक्रिया
किया होगा हुआ होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा इसका आंसर होना चाहिए। ZnSO4, CuSO4, FeSO4। बच्चों आप देखिए, अगर आप उसमें CuSO4 विलयन डालोगे तो Fe क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और उसमें सॉल्यूशन बना देगा FeSO4 का। और जाहिर सी बात है अगर विलयन चेंज हुआ तो उसका रंग भी बदला होगा। तो वही पूछ रहा है ना आपको। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। क्यों? क्योंकि CuSO4 से FeSO4 बन गया। तो जांच परख नली में कौन सा विलयन था? CuSO4 का। नहीं याद रहेगा? एकदम याद रहना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं बच्चों, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, क्या कहलाता? भाई साहब अभी अभी हम बताए हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का ह्रास मतलब ऑक्सीजन का त्याग क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन अगर कहीं से निकल रहा है तो अवकरण कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। लेकिन बच्चों आपको ऑप्शन में नहीं है तो ध्यान रखना, अपचयन अवकरण को ही कहा जाता है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। भाई साहब ये भी पूछने वाली चीज है क्या? एकदम अभिकारक, रिएक्टेंट कहा जाता है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं, तो समीकरण 2H2 प्लस O2 2H2O। अच्छा ये जल वाला समीकरण दिया गया है। एक कौन सी अभिक्रिया है? अच्छा संयोजन वियोजन पूछ रहा है। तो देखो ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ता है और जुड़ के जब कुछ बनता है, तो जुड़ के अगर कुछ बनेगा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मतलब क्या कि संयोजन। कोई एक बड़ा सा चीज टूटता है तो वियोजन। इतने ध्यान रखना है, क्या संयोजन मतलब एक दूसरे से जुड़ रहा है तो संयोजन, एक दूसरे से जुड़ रहा है तो संयोजन। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं, तो अगला क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। भाई साहब अभी अभी तो बताए हैं, उपचयन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उपचयन, ऑक्सीजन निकलता है तो अपचयन ना। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? अच्छा पूछ रहा है कि कौन ऑक्सीकरण नहीं है। देखो दहन में तो ऑक्सीजन लगता है, श्वसन में भी ऑक्सीजन लगता है, भोजन के पचना में भी ऑक्सीजन लगता है, ये सब ऑक्सीकरण है। लेकिन अवक्षेपण अभिक्रिया में, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में याद रखिएगा ऑक्सीजन का कोनो जरूरत नहीं होता है। अगर कोनो जरूरत नहीं है तो ये ऑक्सीकरण नहीं है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ना। चलिए याद रहेगा भाई साहब, आपको एकदम याद रखना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? अच्छा इसमें विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल पूछ रहा नहीं, तो देखते हैं कौन होगा। यहाँ तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ विस्थापन नाम का कोनो चीज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आप ऑप्शन सी को ध्यान से देखो तो ये ऑप्शन आपको पहले भी नजर आया था कि नहीं आया था, कि यहाँ देखो एफ ही क्या कर रहा है, कॉपर को हटा के खुद उसका स्थान ले रहा है। तो विस्थापन अभिक्रिया का मतलब यही होता है कि कोई एक के जगह जाके उसका स्थान लेके उसको भगा देता है। तो जब उसको भगा देगा एक ठो कोई चीज तो उसको कहता है विस्थापन। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ हम खड़े हैं, वहां आप खड़े हैं, हम आपके स्थान पर चले गए, आप मेरे स्थान पर आ गए, तो दो बार विस्थापन हुआ, तो इसको कहते हैं द्वि विस्थापन। लेकिन हम आपको भगा के आपका स्थान ले लेंगे तो होगा केवल विस्थापन, या आप इसको एकल विस्थापन कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बच्चों एकल विस्थापन हो रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में है, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो बच्चों सिल्वर क्लोराइड याद रखना है। देखिए अगर सिल्वर क्लोराइड पूछे, ध्यान देना, या क्लोराइड क्लोराइड क्लोराइड, सिल्वर पे ध्यान नहीं देना, सिल्वर क्लोराइड पर ध्यान देना है। जब सिल्वर क्लोराइड पूछे तो व्हाइट याद रखना है आंसर में। क्या याद रखना है? व्हाइट। आगे एक और क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं जिसका याद रखिए, सिल्वर आयोडाइड रहे तो उसका रंग पीला होता है, सिल्वर क्लोराइड रहे, Cl रहे AgCl, तो याद रखिए क्या होगा? व्हाइट होगा। क्या होगा? व्हाइट होगा। चलिए अभिक्रिया CaO प्लस H2O, CaOH का होल 2, यहाँ होल 2 होगा। क्या होगा बच्चों? यहाँ पर होल 2 होगा, CaOH का होल 2। किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपको पूछ रहा है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। अच्छा यहाँ पर ऑप्शन आपका है वियोजन संयोजन। भाई साहब देखो दोनों जुड़ रहा है ना यार, तो जुड़ रहा है तो संयोजन। कितना बार तो बताएं, इसमें आपको दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। नहीं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एकदम देखिए अभी अभी क्वेश्चन बताया कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, ध्यान रखना पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। अभी अभी बताए थे हम।
नेक्स्ट है निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? अभी अभी बताया, तो कौन सा होगा? MgCl2 एवं Cu। ये होगा क्या? एकदम नहीं होगा। कभी भी कॉपर Mg को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि Mg कॉपर से भी ज्यादा क्या है? क्रियाशील है। AgNO3 एवं Ca, नहीं, ये दोनों भी नहीं कर पाएगा। NaCl, FeSO4 एवं Ag, ये तो इसको कर नहीं पाएगा। तो आपको ऑप्शन एक बार बी को देखो ध्यान से, AgNO3 एवं Ca। चांदी जो है ना, ये कैल्शियम से कम रिएक्टिव होता है। आप उल्टा कहो तो Ag मतलब इससे सिल्वर से जो कैल्शियम है ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको क्या करेगा? ये इसको रिप्लेस कर देगा, इसको विस्थापित कर देगा। तो यहाँ पर विस्थापन की अभिक्रिया देखने को आपको मिल सकती है, इसलिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? B4 बॉम्बे। पूछ रहा है कि निम्नांकित में कौन युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो ये आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर अगर मैं चलूं तो अगला प्रश्न क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? यहां ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन अधूरा टाइपिंग है। का अनुपात क्या है? का अनुपात क्या है? देखिए भाई साहब, इसका सही आंसर क्या होगा? कह रहा है जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं, जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु है 2 है, और ऑक्सीजन का परमाणु कितना है? 1 है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात 2:1, ऑप्शन बी। चलिए, इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं थी, बच्चा वाला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? भाई साहब, श्वसन, श्वसन ऑक्सीकरण है। श्वसन क्या है? ऑक्सीकरण है, और इसमें ऊर्जा निकलती है। तो बताइए क्या है बच्चों? ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस श्वसन के दौरान जो ऊर्जा निकलती है ना, वही हमारे शरीर को गर्म रखती है। चलिए अगले प्रश्न पर अगर मैं बढ़ूं तो अगले प्रश्न पे देखिए क्या है अगला प्रश्न। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए, अगर आयनों का आदान प्रदान होगा, मैंने आपको बताया था कि अगर आदान प्रदान हो रहा है, हम भी आपको दे रहे हैं, आप भी हमको दे रहे हैं, तो द्विविस्थापन होगा। क्या होगा भाई साहब? द्विविस्थापन होगा। ध्यान में रखना, इसका सही आंसर B4 बॉम्बे हो जाएगा। अंग्रेजी में इसको कहा जाता है डुअल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा जाता है इसको? डुअल डिस्प्लेसमेंट। नहीं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित यौगिकों में कौन अम्ल है? अच्छा, इसमें अम्ल पूछ रहा है भाई साहब। कॉपर ऑक्साइड तो होगा नहीं, ये सब नहीं होगा। ये सब आपको ऑप्शन भी नहीं समझ में आ रहा होगा, डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ। H2SO4, HCl, HNO3, ये सभी अगर ऑप्शन में दिख जाए तो याद रखिएगा ये अम्ल होगा। क्या होगा भाई साहब? अम्ल होगा। कम से कम उसमें एक हाइड्रोजन जरूर दिखना चाहिए। चलिए, ये सभी अम्ल है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं तो अगला प्रश्न क्या है आपका? निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक आपने पढ़ा होगा एसिड एंड बेस चैप्टर में। सूचक, सूचक वो होते हैं जो हमें एसिड और बेस में फर्क समझाते हैं। बहुत सारे प्राकृतिक सूचक होते हैं, बहुत सारे हमारे द्वारा भी बनाए जाते हैं। तो इसमें वही है कि हल्दी, कहता है कि इसमें प्राकृतिक सूचक कौन है? जाहिर सी बात है, हल्दी को तो हम लोग बनाते नहीं है, ये प्रकृति में मिलता है। तो ये प्राकृतिक सूचक हो गया। नहीं, ये सब ऑप्शन में आंसर नहीं होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ अगर मैं बढ़ूं, अगला प्रश्न क्या है? अधातु के ऑक्साइड होते हैं, याद रखिएगा। देखिए बच्चों, अगर मैं धातु के ऑक्साइड की बात करेंगे ना तो ये क्षारीय होता है, लेकिन अगर अधातु के ऑक्साइड की बात करें तो वो अम्लीय होते हैं। ध्यान रखना, क्या? धातु का ऑक्साइड क्षारीय और अधातु का ऑक्साइड अम्लीय। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय न। चलिए याद रहेगा आपको, उम्मीद है कि याद रखोगे। अगले प्रश्न पर यदि मैं चलूं तो अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? देखिए, अभी अभी हम बताए कि क्षारीय ऑक्साइड कौन बनाता है? धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है, अधातु का ऑक्साइड अम्लीय। तो इस ऑप्शन में से चूज करिए। तो क्षारीय ऑक्साइड पूछा है ना, तो धातु चुनिए कहाँ है? सल्फर धातु है क्या? नहीं। नाइट्रोजन धातु है क्या? नहीं। फास्फोरस धातु है क्या? नहीं। सोडियम, भाई साहब यहाँ सोडियम है, सोडियम ऑक्साइड। तो बताइए, सोडियम तो धातु है, मतलब ये कैसा हो जाएगा? क्षारीय ऑक्साइड हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को ये चीजें समझ में आया होगा। ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करते हैं ये भी ध्यान में आपको रखना है, चीजों को रिलेट करके याद रखना है। अगले ऑप्शन पर हम लोग चलते हैं। बुझा हुआ चूना क्या है? बच्चों, आपको बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला पूछा है। आपको क्या पूछा है बच्चों? बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला पूछा है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? देखिए, मैंने आपको
क्या कहते हैं खरिया बताया, खरिया का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। मैंने आपको कली चूना बताया जिसको आप क्विक लाइम कहते हैं CaO। अगर आपको बुझा हुआ चूना कहे तो इसका याद रखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या याद रखना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल 2। क्या ध्यान में रखना है? CaOH का होल 2। ये क्या है बच्चों? ये क्विक लाइम है। ये क्या कहलाता है? क्विक लाइम, जिसे आप कली चूना कहते हैं। ये क्या है बच्चों? ये खरिया है। ये खरिया है या कैल्शियम कार्बोनेट कह सकते हैं या चौक कह सकते हैं। ये तो कैल्शियम है अकेला बेचारा, नहीं। चलिए, उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पर अगर मैं चलूं तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। भाई इससे आसान क्वेश्चन क्या? ये तो क्षार का परिभाषा पूछ दिया कि जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। अगले प्रश्न पर अगर मैं चलूं तो अगला प्रश्न क्या है? निम्नांकित में कौन संक्षारक अम्ल है? अब देखिए, संक्षारक अम्ल क्या होता है? वैसा अम्ल जो किसी धातु को क्या करे? उसको पिघला दे, उसको धीरे धीरे उसका शोषण करे। एक तरह से समझिए जैसे लोहा में जंग नहीं लग जाता है, धीरे धीरे लोहा बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा अम्ल जो धीरे धीरे धातु को बर्बाद करना प्रारंभ कर दे, है ना, जैसे आपको भी बर्बाद करती है कोई कोई, तो वो आपके लिए संक्षारक अम्ल है। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा अम्ल है जो संक्षारक अम्ल की कैटेगरी में आता है, जो धातु को बर्बाद करता है। तो बच्चों इसमें आ जाएगा आपका एक H2SO4 जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, ये बर्बाद करता है धातुओं का, धातु का दुश्मन होता है ये। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैंने पीछे भी बताया है। H2SO4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। अच्छा, यहाँ आपको अमोनियम क्लोराइड पूछ रहा है। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? NH4Cl। नहीं तो देखिए, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन पूछा है। तो जलीय विलयन याद रखिएगा, इसमें हाइड्रोजन दिख रहा है आपको, ऑक्सीजन कहीं नहीं दिख रहा है। ये अगर जल में घोलेंगे तो H+ आयन तो देगा ही देगा। अगर ये H+ आयन देगा तो जाहिर सी बात H+ आयन देने वाला कैसा होता है? अम्लीय होता है। चलिए, उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पर यदि चलूं मैं तो कह रहा है बैटरी का अम्ल क्या है? बैटरी का अम्ल होता है वो जो बैटरी में प्रयोग करते हैं। जरा बताइएगा, बैटरी में प्रयोग करने वाला अम्ल कौन सा है? जरा बताइएगा, बैटरी में प्रयोग करने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो देखिए, दो तरह के अम्ल होते हैं। एक होते हैं कॉन्क मतलब कंसंट्रेटेड, एक होता है डाइल्यूटेड। मतलब एक होते हैं आपको कैसा? तो सांद्र। और एक होते हैं बच्चों आपको कैसा? तो बैटरी में जो प्रयोग करते हैं ना, वो डाइल्यूटेड H2SO4 करते हैं। कैसे करते हैं? डाइल्यूटेड H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। याद रहेगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पर अगर मैं चलूं तो अगला क्वेश्चन क्या है? लौंग तेल किस प्रकार सूचक है? देखिए, लौंग तेल जो है ना, ये भी आपको एसिड और बेस, अम्ल और क्षार में अंतर बताता है। अगर आप लौंग तेल को अम्ल में मिलाओगे उसको, तो उसका जो सुगंध है वो बरकरार रहेगा लौंग का। लेकिन उस लौंग तेल को अगर आप किसी भस्म में मिलाओगे ना, तो उसका लौंग तेल अपना जो सुगंध होता है वो उसका हट जाता है, वो उसका नॉर्मल हो जाता है। तो इससे पता चलता अच्छा ये भस्म था। लेकिन अगर उसका सुगंध बरकरार रहेगा तो इससे पता चलता है कि वो अम्ल है। तो एक तरह से ये भी सूचक है, लेकिन कैसा सूचक है? तो ये गंधीय सूचक है। गंधीय सूचक क्यों? क्योंकि ये गंध से हम लोग पता लगाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर अगर मैं चलूं तो अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता? देखिए, लाल को नीला करता है कौन? लाल को नीला कौन करता है? तो भस्म करता है। और लाल को नीला भस्म करता है तो कौन सा आयन होगा? OH- आयन। अगले क्वेश्चन पर अगर मैं चलूं तो कह रहा है निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है? देखो, प्रबल क्षारक आपको पूछ रहा है। वो क्षारक जो प्रबल होता है, वो क्षारक जो क्या होता है बच्चों? प्रबल होता है। तो आपको याद रखना है NaOH। क्या याद रखना है बच्चों? NaOH। ध्यान में रखना क्या होगा इसका? NaOH सही आंसर हो जाएगा। नहीं, अगले प्रश्न पर अगर मैं चलूं तो क्या है? कोई विलयन को नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो बताइए वो उसका पीएच मान क्या होगा? अभी अभी मैंने बताया कि लाल को नीला करता है कौन? भस्म। और भस्म अगर करता है तो उसके पीएच का मान 7 से ज्यादा होगा। तो 7 से ज्यादा ऑप्शन में कौन कौन है? ये तो होगा नहीं। 7 से अधिक ये है, 7 से कम है। देखिए, इसका आंसर ये भी हो सकता है, इसका आंसर ये भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट तो हमको पता नहीं है। तो आप आंसर इसका क्या मानना? बी, कि 7 से अधिक वाला कोई भी। तो 9 भी तो इसी में आ गया ना।
तो ये वाला आप आंसर इसमें टिक लगा देना। उम्मीद है कि ये चीजें भी आपको समझ में आया होगा। बच्चों ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन सा उत्पन्न होता है। जाहिर सी बात है, अगर अम्ल का जलीय विलयन है तो H+ आयन उत्पन्न होगा, और भस्म का जलीय विलयन है तो OH- आयन उत्पन्न होगा। अगले क्वेश्चन पर अगर मैं बढ़ूं, अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आज का है भाई साहब इस वीडियो का। तो बताइए, क्या आपने अभी तक कुल 46 क्वेश्चन किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में, केमिस्ट्री का VBA क्वेश्चन में। तो बताइए क्या मजा आया आपको करके। बच्चों ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है, ये आपके लिए आज का होमवर्क है। आप सभी इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और बच्चों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। कल मैं आपके सामने केमिस्ट्री का ही सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो लेकर आ रहा हूं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा।